बिलावल भुट्टो इतने बालिग हैं सियासी तौर पर, वो अपने मफादात से बाहर निकलकर कुछ असूल की बात करेंगे, कल भी कोई बयान देंगे। ये जो कल के दिन इन्होंने तकरीबात रखी होंगी, ये बात करेंगे, ये इनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा। पॉपुलर लीडरशिप उस वक्त भी आवाम से जुदा कर दी गई। ऐसा ही नहीं लग रहा कि वो जो कहानी तब हुई थी अब उसका पार्ट 2 चल रहा है। इमरान खान साहब को इक़्तिदार से तो दूर कर दिया गया है, लेकिन वो आवाम के और करीब आ गए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो लेगेसी है वो टुच्चा खाना और टांगे कांपे से आगे कुछ भी नहीं है। दस्तगीर साहब कह चुके हैं कि जी अगर हम ये ना करते साजिश, इमरान खान तो नाअहल करार दे देते। तो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से कोई केसेस बने आपको दिखाई दिए हैं? अब अवाम को भी पता चलता जा रहा है कि इन चीजों में अगर कोई सब्सटेंस होता तो अभी तक ये कोई केसेस बन चुके होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं, फ़खर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाइच साहब हमारे साथ स्काइप पर हैं और ख़ाबर अब्बास भी लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ होंगे। बड़ी अहम 3-4 ख़बरें जिन पर बात करेंगे। एक तो ऑडियो लीक्स हो रही हैं और एक इस तरह का एक माहौल बना दिया गया कि जिसमें अब किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं रही। घरों तक लोग चले गए हैं। वो ख़वातीन जो जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके हवाले से भी गुफ्तगू इस तरह की जा रही है कि इंसान को शर्म आती है इन इश्यूज़ पर बात करते हुए भी। लेकिन अब सियासत जिन हाथों में है, जिन हाथों में खेल रही है, शायद यही हमारा मुकद्दर है, यही चीज़ें हम रोज़ाना इनसे निपटते रहेंगे। उसके बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें जो मारपीट का सिलसिला जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमज़ा शहबाज ये दे के आए, गारंटी दे के आए कि जी बिल्कुल किसी तरह का भी कोई हम पैकेज नहीं देंगे, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया और उसमें रिलीफ दिया लोगों को बहुत ज़्यादा। ज़ाहिर है जो ज़िमनी इंतखाब जहाँ पर हो रहा है 20 हलकों में लाखों लोग वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इसका खामोशी से बैठा हुआ है। धज्जियाँ उड़ा के रखती हैं अपनी ही जो अंडरटेकिंग दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमज़ा शहबाज ने, और आज एक बड़ा मासूम सा चेहरा लेके वो आ गए और पता नहीं क्या वो गुफ्तगू करते रहे। लेकिन अमल जो है उनके जिस तरह वो काम कर रहे हैं टोटल वायोलेशन है। बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन के लिए कि क्या हमज़ा शहबाज को सस्पेंड करेंगे आज, उनकी वजारत आला को इलेक्शन कमीशन। अफसरान को तो सस्पेंड कर देते हैं, उनको पकड़ भी लेते हैं। तो वज़ीर आला ने इतनी बड़ी क्लियर वायोलेशन की आज और एक ऐसा पैकेज दे के इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की इलेक्शन के नताइज पर। तो क्या बोलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी बता रहा हूँ, बल्कि हो सकता है पैमरा से हमें कोई नोटिस दिलवा दें या FIA से कोई नोटिस दिलवा दें और फिर FIA कोर्ट में जाके कहे कि जनाब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 2 नंबरियाँ कर रहा है। तो भाई ये सवाल छोड़ रहा हूँ मैं कि क्या वो करेंगे, ये इस पर बात करेंगे। एहतसाब का जो हशर कर दिया है, इरफान मंगी एक सितारा, एक ऐसा स्टार जिसने वाजिद ज़िया की सरबराही में जो JIT थी उसमें उन्होंने काम किया, और ये जो बड़ा माफिया पाकिस्तान का अजमत सईद शेख साहब की नज़र में सिसिलियन माफिया, उसको एक्सपोज किया और अकामा निकाला, ढूंढा नवाज शरीफ का। वो अकामा नहीं था, बुनियादी तौर पर एक अकाउंट था, बैंक अकाउंट, जिसमें ना जाने कितने लाखों डॉलर शायद भेजे गए थे और किसी को पता भी नहीं चल सकता था उस अकाउंट का। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया नवाज शरीफ को उस JIT की इन्वेस्टिगेशन की बदौलत, और उसमें इरफान मंगी का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। एक दयानतदार ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, हटा दिया गया उसको आज कि जाएं, कहाँ पे भेजा गया, रिसर्च करें जाके आप। अब मुल्ज़मान जो हैं उनको हम निपट लेंगे, जाएं आप रिसर्च करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन इब्तिदा मैं आज कर रहा हूँ एक ऐसी कहानी से जो अभी दोहराई जा रही है। पाकिस्तान में 2-3 डेकेड्स पहले, 4 डेकेड्स पहले वो कहानी यहाँ पर ये हुई थी, हैपन हुई थी। ये वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
और सियासत का दौरा था, अवामी दौर था और लोग कॉन्फिडेंट थे, इक्तिसादी तरक्की भी हो रही थी। लीडर का अवाम से क्या ताल्लुक़ था, क्या मोहब्बत थी? आइए आपको एक छोटी सी झलक मैं दिखाता हूँ कि जलसों में लोग किस तरह आते थे और अपने उस लीडर से कितना उनको प्यार था, किस तरह उनके साथ वो एक दूसरे के साथ वो जल हुए थे। आइए एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही नज़ारे हम देखते हैं परेड ग्राउंड में इमरान खान के साथ, ऐसे ही नज़ारे पूरे पाकिस्तान में जहाँ लोग निकलते हैं अपने लीडर की मोहब्बत में। इससे भी ज़्यादा मोहब्बत इमरान खान से, भुट्टो से भी ज़्यादा मोहब्बत। इतने इस तरह उन्होंने भी इस तरह मुजाहरे नहीं किए थे कि लीडर घर में बैठा और लोग बाहर निकल आए और एक सैलाब लोगों का, एक समंदर लोगों का उमड़ आया हो। सियासत ऐसी ही थी। फिर क्या हुआ? जब देखा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने, एक साजिश हुई, एक साजिश के तहत हटाया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। साजिश अमेरिका ने की और उसको एग्जीक्यूट करने वाले पाकिस्तान में थे। क्या कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने? आइए ज़रा सुन लें। भुट्टो कह रहे हैं कि मदाखलत, बैरूनी साजिश, क्योंकि मैं पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। इमरान खान रूस जा रहे हैं, रूस गए हैं, पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर उसके बाद एक तहरीक चलती है, ज़रा अखबारात की वो क्लिपिंग्स दिखा दें, हुकूमत को हटा दिया जाता है। भुट्टो कहते हैं कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश है उसके बाद मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। जनरल ज़िया-उल हक, उन्होंने पाकिस्तान के इंतहाई मकबूल तरीन वज़ीर आज़म को वो इक़्तिदार से अलहदा कर देते हैं। और उससे पहले अमेरिका, ये भुट्टो साहब ने खुद, आपने उनकी ज़ुबानी सुना, वो कह रहे हैं कि कैसिंजर ने धमकी दी, तब कैसिंजर था, अब डोनाल्ड लू। फ़र्क कोई नहीं है, दोनों अमेरिकन। कैसिंजर का स्टेटस बहुत बड़ा था उस वक्त, सुपर पावर अमेरिका, एक अजीब उस वक्त कहानी थी। तो जो कैसिंजर ने धमकी दी वही डोनाल्ड लू ने धमकी दी। और उसके बाद उस वक्त फ़ौज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से अलहदा कर दिया। और उसके बाद उनको, उस भुट्टो को, जिसने, जब वो लाहौर में उन्होंने कदम रखा, मरी के रेस्ट हाउस से आए तो पूरा लाहौर उमड़ आया और खौफजदा उस वक्त के डिक्टेटर्स ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी, कत्ल कर दिया, अदालती कत्ल, अदालतों के ज़रिए उस वक्त ये फैसला करवाया। अभी भी इमरान खान को अलहदा कर दिया गया एक साजिश के तहत, जिसमें अंदरूनी अदाकार भी थे, बैरूनी अदाकार भी थे। इमरान खान उसकी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं, कुछ नहीं उसके बारे में कहा जा रहा। मैं आज ये बात आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए कि कल 5 जुलाई है। आज मेरा सवाल है बिलावल भुट्टो जरदारी से, आप हमेशा 4 तारीख को, 5 तारीख को अमेरिका का वो जो कदम था साजिश का, उसकी मजम्मत करते रहे और साथ ही पाकिस्तान के उन डिक्टेटर्स को भी आप सुनाते रहे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल करवाया था। अभी तो आप इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, एक अमरीकी साजिश के तहत आप हुकूमत में आए हैं। जो साजिश आपके नाना के ख़िलाफ़ की गई थी, उसी तरह की साजिश के नतीजे में आप इक़्तिदार में आए हैं। तो क्या जिन लोगों ने ये साजिश पूरी की और जिन लोगों ने ये साजिश की, कल 5 जुलाई को आप उनके ख़िलाफ़ कुछ बोलेंगे, कोई स्टेटमेंट देंगे? आपको बिलावल भुट्टो जरदारी कहा जाए या बिलावल जरदारी? फ़खर रहमान साहब, आप ज़रा इस मामले में हमें कुछ आगाही देंगे? देखिए, बिल्कुल ये जो क्लिप्स आपने दिखाए हैं मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं भी उस वक़्त छोटा था, लेकिन मुझे याद है वो वक्त, और यहाँ पे जो रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाद जो प्रोटेस्ट हुए थे और जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ था, और ये उस वक़्त पीपल्स पार्टी और भुट्टो का जो सिक्का जो था वो राइजुल वक्त था। और वो सियासी तौर पर इसी तरह से, जिस तरह के आज आपने देखा इमरान खान जो हैं वो मुल्क के तूल अर्ज़ में PTI के रहनुमा के तौर पर छाए हुए हैं। ये चीज़ तो अब, और एक और बात भी आपको मैं बता दूं, एक बड़ा लिंक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हालात ऐसे हो गए थे, भुट्टो खाना जंगी की तरफ जा रहे थे।
मैं आपको प्रोफेसर गफूर मरहूम का एक क्लिप सुना देता हूँ जो उस वक्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में थे कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे उनकी हैसियत थी, क्या वो कामयाब हो गए थे और इक़्तिदार पर कब्ज़े की क्या ज़रूरत थी, या शायद वो जहन जो इस मुल्क में कब्ज़ा इक़्तिदार पर जमाना चाहते थे, आवाम को उनकी पॉपुलर लीडरशिप से महरूम करना चाहते थे। उनके बारे में प्रोफेसर गफूर साहब क्या कहते हैं। यानी फ़ौज उस वक्त आ गई जिस वक्त मुज़ाकरात हो चुके थे, तमाम चीज़ें तय हो चुकी थी। अदील वड़ाइच, कुछ आप कंपैरिजन करेंगे, कुछ पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और क्या बिलावल भुट्टो में इतने बालिग हैं सियासी तौर पर वो, या अपने मफादात से बाहर निकल कर कुछ असूल की बात करेंगे, कल भी कोई बयान देंगे? समी साहब, आप क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? आप क्यों बिलावल साहब को और जरदारी साहब को इम्तिहान में डाल रहे हैं? अगर बिलावल और उनके फैमिली मेंबर्स अपने नाना की बात नहीं करना चाहते, उनकी जो लेगेसी है उस पर वो फख्र नहीं करना चाहते, तो आप उनको क्यों बता रहे हैं कि उनके जो नाना हैं उनका कद काट क्या था? और कहाँ आप उनके वो क्लिप्स दिखा रहे हैं जिनके बारे में हम सुना करते थे, वो ब्लैक एंड वाइट वो जो क्लिप्स जो हैं अभी वो आर्काइव में मिल जाते हैं? और कहाँ ये परसेप्शन है कि बिलावल साहब ने आते ही जो इसमें हकीकत कितनी हम इस पे नहीं जाते या इसमें फसाना कितना है, परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है कि वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए किस तरह कहाँ चक्कर लगा रहे हैं और किस तरह से जाकर वो मौजूदा सिचुएशन में जाकर बैरून मुल्क मुलाकातें करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में ये कल का दिन, ये जो कल के दिन इन्होंने तकरीबात रखी होंगी, ये बात करेंगे, ये इनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा। किस तरह से ये अपने वर्कर्स को, अपने वोटर्स को, भुट्टो के चाहने वालों को किस तरह से ये सियासी तौर पर एक किस्म के बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी कि कहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी लेगेसी, और कहाँ आज जो मौजूदा सिचुएशन है, और इसमें एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान का वो बयानिया जो अमरीकी साजिश का बयानिया है, और उसमें इमरान खान कह रहे हैं कि ये शामिल हैं, वो कल कौन सी साइड लेंगे ये समझ नहीं आ रही। ठीक हो गया। अच्छा अलीना, एक हम पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं सिचुएशन में। पॉपुलर लीडरशिप उस वक्त भी आवाम से जुदा कर दी गई, हटा दी गई। इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी पाकिस्तान की, वो उस वक्त आलम इस्लाम को इकट्ठा करके जिस तरीके से काम हुआ था। और अभी भी एक ऐसी सूरत हाल है कि जो पॉपुलर लीडरशिप है, इमरान खान नो डाउट इंतहाई पॉपुलर लीडर हैं, उनको आवाम से दूर करके, इक़्तिदार से हटा के उनके खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोने से लगाने की बात की जा रही है। तो ऐसा ही नहीं लग रहा कि वो जो कहानी तब हुई थी अब उसका पार्ट 2 चल रहा है? देखिए सभी से पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से तो दूर कर दिया गया है, लेकिन वो आवाम के और करीब आ गए हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में आवाम के मजीद करीब आएंगे। आप इन्हें देख लें, इस वक्त जो भी पोलिंग करा रहे हैं, इनफैक्ट बहुत से ऐसे जो टीवी चैनल्स हैं जो एंटी इमरान खान साहब का वो इस वक्त स्टांस लेकर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो पोलिंग सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि आने वाले अगर इलेक्शन फ्री और फेयर होते हैं तो वहाँ पर इमरान खान साहब जीतेंगे। जहाँ तक आपने बात की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, सर मैं इतना कहना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो लेगेसी है वो टुच्चा खाना और टांगे कांपे से आगे कुछ भी नहीं है। आप बात करते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो शख्सियत हैं जो अपनी माँ के लिए इंसाफ नहीं ले सकते, तो अपने नाने के लिए क्या बात करेंगे? बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब अपोजिशन में होते हैं तो अपनी अम्मा के कत्ल के बारे में बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोगों को टारगेट करते हैं। पिछले दिनों एक बड़ी अहम मीटिंग हुई जिसमें बहुत पॉलिसी सेट करनी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी का एक स्टांस था, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का स्टांस जो है वो अपनी माँ के हवाले से बड़ा कनेक्ट है। वो चीज़ें उनकी जो बातचीत होनी थी हमारी रियासत की, हमारे इदारों की, तालिबान के साथ, जिसमें अमेरिका का भी सारा अमल दखल है, तो वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी का स्टांस था जो माजी में था, हमें वो वहाँ पर देखने में नहीं आया। तो मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो की इटसेल्फ कोई उनकी वो नहीं है। हाँ, उनके वालिद साहब की हो सकती है जो लेगेसी है। बिलावल भुट्टो की टुच्चा खाना से शुरू होती है और टांगे कांपे पे खत्म हो जाती है। दिस इज हाउ आई सी। अच्छा फखर रहमान, मैं चीज़ों को ज़रा देख रहा था कि जो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट थी जब भुट्टो साहब को हटाया गया, फिर बाद में उन्हें कत्ल कर दिया गया, एक अदालती कत्ल था उनका, फिर उनके जो बच्चे जमूरे हैं यही शरीफ ख़ानदान, इनके पास इक़्तिदार था, तो गंद उछाला गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अहलिया थी बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की तस्वीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी गंद उछाला गया, घटिया तरीन प्रोपेगेंडा किया गया। और अभी हम देख रहे हैं जो मरियम नवाज़ का सेल है, जो नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, फिर वो उस लिहाज से
वो ज़ियाउल हक साहब की सियासी पोती मैं उन्हें कह सकता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके टॉर्च बैरियर हैं, उन्हीं का झंडा लेके वो चले आगे और सियासत में आए। तो जो सियासी पोती हैं ज़ियाउल हक की, वो जो हथकंडे इस वक्त इस्तेमाल कर रही हैं, उन्होंने साबिक़ खातून पर जो अटैक किया है, उन वीडियो रिलीज़ करवाई हैं, और एक उनको उनके बारे में, अच्छा फिर उनकी जो एक दोस्त हैं उनका नाम फ़रा है, लेकिन सिर्फ उनकी तज़लील करने के लिए फ़रा गोगी, और इनमें से किसी को शर्म नहीं आती ये बात करते हुए, जिस तरीके से वो उनका नाम लेते हैं। तो ये वही हथकंडे, वही ज़ियाउल हक की रूह आपको नज़र नहीं आती इनमें हलूल की हुई है, और ये वही हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। जी समी, बिल्कुल। आप देखें ना, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, जिस तरह कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उस वक़्त जो उनके वालिद साहब ने किया, आज उनकी बेटी वही हरकतें कर रही हैं। और ये इंतहाई शर्मनाक बात है कि जब बीइंग ए फ़ीमेल आप जब दूसरी ख़वातीन के बारे में इस तरह की गलाज़त और इस तरह की आप प्रोपेगेंडा और हथियार का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपका अपने घर जो है ना वो भी बचा नहीं रह सकता। और यही कल आपने देखा कि पीटीआई के जो रहनुमा थे, उन्होंने शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत की, बल्कि उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि आज आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो फिर हमारे पास भी बहुत कुछ है जो आपके ख़िलाफ़ आ सकता है मंजर आम पर। बुनियादी तौर पर अगर आप इस सारी चीज़ों को देखें तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास सियासत करने को कुछ रहे ना, तो आप जो हैं वो इस तरह की ज़ातियात के ऊपर उतर आते हैं। क्योंकि आप देखें कि जो महंगाई है और जो जिस तरह से ये वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे, और ये कहते थे कि जो लोटे हैं उनको डिफ़ाइन जो इन्होंने किया था कि उनकी जगह बाथरूम है, तो आज वो जिस जगह जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनके पास कुछ है नहीं, और वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करके, और मीडिया सेल जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है वो ये पहले भी किया था। और एक बात मैं आपको बस ये मैं एक बात आपको बता दूं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्यों हटाया गया था मंजर आम से। जो उस वक़्त के एक सीनियर जो ब्यूरोक्रेट, बात मुझे लंबी है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊँ तो आप मुझे तफसील से ये बात बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आज भी वही पुरानी शराब नई बोतल में डालकर बेचने की कोशिश की जा रही है। वही हथकंडे इमरान खान को बदनाम करने के लिए, दीवार से लगाने के लिए, बिल्कुल उसी पैटर्न पर काम किया जा रहा है। मज़ीद मैं तफसीलात आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल 5 जुलाई है और हम पाकिस्तान की सियासत में उसको कुछ पैरेलल ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। भुट्टो साहब और इमरान खान दोनों इंतहाई पॉपुलर लीडर, स्टांस भी तकरीबन एक ही तरह का, पाकिस्तान की खुददारी की बात की, पाकिस्तान की गैरत की बात की। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहद करके ये कहा कि आप इतनी बड़ी ताकत हैं, मगरब हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन मंजूर कराया, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, हकीकी इंडिपेंडेंस की बात की, और ये कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चाइना और रूस के साथ है, CPEC के साथ है, इस रीजन में अपने अलायंस के साथ, अगर आप रीजनल अलायंस के साथ रहेंगे तो तरक्की होगी। और फिर मुसलमान ममालिक को भी जगाया कि आप उठ खड़े हों, और जो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में ये जो बार बार की जाती है गुस्ताखी, उसके लिए दुनिया को पैगाम दे कि हमारे साथ ऐसा काम मत करें। लेकिन अंजाम भुट्टो का तो हम देख चुके हैं। इस वक्त इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया गया, वही हथकंडे, उनके घर पर हमले, उनकी अहलिया पर हमले, उनकी ज़ात पर हमले, उनके साथियों पर हमले, वही कहानी जो है रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। फ़खर रहमान, ब्रेक पर जाने से पहले आप एक बात कर रहे थे, एक अपना कोई वाक़या सुना रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप उसे कंप्लीट कर दें। जी, ये जब भुट्टो को गिरफ़्तार करके यहाँ से मरी शिफ्ट किया गया था, तो उस वक्त के एक ब्यूरोक्रेट जो थे उन्होंने ये सूरत हाल सारी अपनी आंखों से देखी थी। तो उनसे जब मैंने पूछा था कि आखिर भुट्टो को रास्ते से क्यों हटाया गया, तो उनका कहना ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने को जब मिलने के लिए जनरल ज़ियाउल हक मरी आए, तो भुट्टो ने कहा कि मैं तुम्हें मूँछों से पकड़ के घसीटूँगा। तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक को ये थ्रेट महसूस होगी थी कि अगर भुट्टो ज़िंदा रह गए या बच गए तो फिर ये मेरा अंजाम सही नहीं होगा। तो इसलिए फिर उनके ख़िलाफ़ वो कत्ल का मुकदमा जो था उसमें उनको मुलव्वस किया गया था।
और FIR थी पुरानी, लेकिन वो यानी बिल्कुल उसको उन्होंने जिस तरीके से तो वो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन चुके थे। और इसी तरह से जो इमरान खान की जो अब इमरान खान भी अमेरिका के लिए एक पॉलिटिकल थ्रेट है। पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको रूस और चाइना के साथ मिलाने की बात करते हैं। और ये जो लोग हैं इस वक्त जो हुकूमत में, दस्तगीर साहब कह चुके हैं, खुरम दस्तगीर के जी अगर हम ये ना करते साजिश तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो हमें नाअहल, ये इमरान खान तो नाअहल करार दे देते और अगले 15 साल तक ये हुकूमत करते। इस किस्म की बातें ये सब कुछ आ रही हैं। और उनके साथियों पर जो हो रहा है, आज लाहौर में माहिर शराफत ज़िमनी इंतखाबात के इस वक्त पंजाब के 20 बड़े अहम इंतखाबात हैं। और ये इतने अहम इसलिए हैं कि इनका रिज़ल्ट जो है वो ये तयन करेगा कि क्या पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। इसलिए हुकूमत जो है, हालांकि हमज़ा शहबाज ने, मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने ये यकीन दिलाया था कि मैं बिल्कुल किसी तरह से भी जो है वो इस पर बदाखलत नहीं करूँगा, लेकिन बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान उन्होंने कर दिया आते ही। और ये सुप्रीम कोर्ट का मैं फ़ैसला मेरे सामने पड़ा है, उसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये लाइन दो, दैट सच कमिटमेंट टू एक्ट एज ट्रस्टी इज़ मेंट टू फुलफिल द ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड सिटीजन ऑफ पंजाब सो that they are not deprived of due representation and governance and to avoid any constitutional vacuum, anomaly or complication। ट्रस्टी हैं, वज़ीर आला नहीं है, ट्रस्टी हैं जो जिनका काम है कि गैर जानिबदाराना इंतखाबात जो हैं वो कराना। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नो फ्रेश डेवलपमेंट स्कीम्स or financial allocations shall be made in the constituencies where the by-election is to be held till finalization of the by-election। और ये आज ऐलान कर रहे हैं कि आटे में इतनी सब्सिडी देंगे, बिजली में इतनी सब्सिडी देंगे। ये फाइनेंशियल आप रियायत दे रहे हैं उन इलाकों में जहाँ पर इंतखाबात हो रहे हैं। क्लियर कट वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की, बड़ा कड़ा इम्तिहान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। और इमरान खान तो बार बार कह चुके हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये नून लीग के साथ हैं, तो क्या हमज़ा शहबाज को सस्पेंड नहीं करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? उनके पास इख्तियार है, रोक दें उनको बिल्कुल कतई तौर पर। आप कोई तलब करें, उन्हें तौहीन दें, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करें, लेकिन वो ये नहीं कर रहा है। अदील वड़ाइच, ये मैं आपको एक फुटेज भी ज़रा चला दें जो आज मार शराफत के साथ हुआ। उनको आज रिहा किया अदालत ने, पुलिस ने फिर पकड़ा और उनको मारा पीटा। या पुलिस मारने पीटने के लिए FIRs आज अदालत ने रिहा किया और आज ही वहीं से अदालत के बाहर ही से पुलिस ने मारने पीटने के बाद दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मैं अदील आपके पास आता हूं, लेकिन पहले ज़रा खावर से इसकी मैं तफसीलात ले लूँ। लाहौर में हमारे ब्यूरो चीफ हैं। खावर, ये सब क्या हो रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वायलेशंस है। बिल्कुल समी साहब, ये सब कुछ वही हो रहा है जिसके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने किया कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें मुस्लिम लीग नून हुकूमत में रहते हुए तमाम अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी, हर किस्म की दोस्त धांधली करने की कोशिश करेगी और किसी भी तरीके से जो तहरीक इंसाफ का वोटर है उसे डीरेल करके अपनी नशिस्तें जो है वो जीतने की कोशिश करेगी। ये माहिर शराफत हैं जो कि PP 168 से कवरिंग कैंडिडेट है तहरीक इंसाफ के। 3-4 रोज़ कबल एक जो है वो मुकदमे में उलझाया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने के बाद जब उन्होंने आज अपनी ज़मानत करवाई अदालत से, तो अदालत से ज़मानत होने के बाद जेल से निकलते ही उन्हें फिर से गिरफ्तार करवा लिया गया। और ना सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया, तशद्दुद जिसके हवाले से हमेशा पंजाब पुलिस बाद में बयान दे देती है कि कोई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। अब तो आपको ये सड़क पर नज़र आ रहा है कि जो उनके साथ हैं लोग जो पूछ रहे हैं कि भाई आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, जो कि हर एक पाकिस्तानी शहरी का हक है कि गिरफ्तारी के वक्त वो पूछे कि पुलिस उसे हिरासत में क्यों ले रही है। तो ये पूछने पर जो है उनके साथ वालों पर भी तशद्दुद किया जा रहा है, उन्हें भी तशद्दुद करके गाड़ी के अंदर बिठाया जा रहा है। दिन दिहाड़, ये दिन का वक्त है, ये जेल के बाहर के मनाजर है फिरोजपुर रोड के ऊपर, जहां पर दुनिया तमाम जो है वो आ जा रही है। इस आलम के अंदर पंजाब पुलिस की ये जो है वो दीदा दिलेरी है। तो जब ये थाने गए होंगे या इन्हें जिस जगह पे मुंतकिल किया होगा वहां पे इनके साथ क्या सलूक किया होगा, ये तो इस फुटेज से अंदाजा लगाया जा सकता है। खबर जो आप हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए। मैं आपसे मजीद इस पर हम बात करेंगे। वड़ाइच, एक तरफ ये मारपीट है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है, बुशरा बीबी की ऑडियोज बना के जाली जारी की जा रही हैं। इसके बाद
अब ये सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब और आज़म खान साहब की भी कोई ऑडियो, ये सिर्फ, और जैसे ही आपने ये देखा वो मरियम का वो सेल बना है और उसके बाद ये ज़िमनी इंतखाबात का इसमें मुहिम में जान आई है थोड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, तो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दी गई है बाकायदा हर तरफ से। इमरान खान, उनके साथी, उनकी अहलिया, पूरा निशाना उनको बना लिया गया है। ये सब क्या हो रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखें समी साहब, मौजूदा हुकूमत ने आते ही सबसे पहले क्या किया कि इमरान खान की जो अहलिया हैं और उनके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके ज़रिए इमरान खान को टारगेट करने का और इनको बदनाम करने का एक जो प्लान बनाया था, ये मामला उसी वक्त पिट गया था। देखें आज तोशा खाना, आज जो फराह खान वाला जो मामला है, 3 महीने से मौजूदा हुकूमत जो है और इनमें बैठे हुए जो लोग हैं, इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन से कोई केसेस बने आपको दिखाई दिए हैं? कोई इदारे के पास, कोई नैब के पास, FIA के पास कोई ऐसे सबूत आए हैं? अगर आए हैं तो ये केसेस बन चुके होते, अब तक रेफरेंस बन चुके होते। इसका मतलब है कि इनमें सब्सटेंस तो नजर नहीं आ रहा। अब तो बल्कि ये जो तोशा खाना वाला जो मामले पे इन्होंने उस वक्त प्रोपेगेंडा भी शुरू किया था, अब तो ये जो नई तफसीलात सामने आने वाली हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन कमीशन ने कह भी दिया है, अब तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है। इसका मतलब है कि अब अवाम को भी पता चलता जा रहा है कि इन चीजों में अगर कोई सब्सटेंस होता तो अभी तक ये कोई केसेस बन चुके होते, चीजें और तरह से जो है वो सामने आ रही होती। अब जिस तरह ये ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं और इन ऑडियो कॉल्स में क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है कि देखें जी, जब फराह खान पे बात हो या उस वक्त की खातून अव्वल पर बात हो तो आपने जी गद्दारी का वो जो टैग है, लेबल है, वो लगा देना है। अब मामला ये है, पाकिस्तान में आप रिसेंट हिस्ट्री में जाएं तो आप वीडियोस भी 3-4 दिन बाद वो जो इम्पैक्ट माजी में क्रिएट किया करती थी, सियासतदानों को डैमेज किया करती थी, अब तो वो चीज भी खत्म हो चुकी है। तो ऑडियो, और ऑडियो का तमाशा साकिब निसार साहब के हवाले से जो ऑडियो जिस तरह एडिट करके, जिस तरह उसमें वो काट कर जोड़ कर हो गया, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो हो गया था, लोगों को नजर आ गया कि ये सब। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैंने तो ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें बड़ी काबिल एतराज है, नहीं होना चाहिए। नून लीग के जो लीडर, उनकी खवातीन, उनकी वीडियोस बनाई गई हैं और ये बिल्कुल वो यानी फेक वीडियोस हैं, लेकिन इतनी कमाल महारत से बनाई गई हैं कि इंसान दंग रह जाता है। अब ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, तो उसको ये सारा इस्तेमाल करके एक बदनामी की जो कोशिश है, लेकिन लोग इस पर अब यकीन नहीं रखते, लोग समझते हैं कि ये सब गलत है। अलीना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मेरा सवाल आपसे ये, आप एक मिनट है हमारे पास, कि फराह साहबा का जो नाम है, जो उनकी अहलिया की दोस्त है, साथ में गोगी उसको ऐड करके उन्होंने, वो सिर्फ यानी वो उनके नाम का हिस्सा नहीं है, सिर्फ उनको तजलील उनकी करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए, ये जेब देता ही नहीं। अच्छा, इस वक्त आप सोशल मीडिया पे चेक कर लें, जो गोगी कह रहा है ना, उसके साथ हाल क्या हो रहा है। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि मेरे में ना इतनी हिम्मत है और ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जब हम इस पर मीडिया पर बैठे हुए, ऑन स्क्रीन बैठे हों। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना SL जमील गुज्जर साहब की और बाकी सबकी बात कर रहे हैं, और तोशा खाना की भी बात की है दिल ने। देखिए जी, ये जो बात दिल साहब ने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि कोई वो सबूत है ही नहीं इनके पास। और दूसरी सी बात यह है कि अगर आप SL जमील गुज्जर साहब को पकड़ेंगे तो आपको और भी बहुत से लोगों को पकड़ना पड़ेगा, या सादिक साहब को पकड़ना पड़ेगा, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, इकबाल साहब निकलेंगे, इन सबका आपस में कनेक्शन है। शायद इस कनेक्शन की वजह से बहुत सी चीजें जो हैं वो उस तरीके से सामने नहीं आ रही। वैसे अता ताड़ा सब बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब बात आती है मुकदमा दर्ज कराने की, बकौल उन्होंने मुकदमा दर्ज करा लिया है, लेकिन आगे इनिशिएटिव जब वो मांगते हैं, PTI वाले कहते हैं जी आप मुकदमे की कॉपी हमें दें, तो मुकदमे की कॉपी जो है वो अभी तक मेरे ख्याल में, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो उनको नहीं दी जा रही। सही कह रही है। मुझे यहाँ पर ब्रेक पे जाना है। आपने अता तारड़ साहब की बात की और बड़ी ये हैरानगी हुई कि उन्होंने जो इशारा किया था, मैं वो दोबारा तस्वीर दिखा भी नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर है टेलीविज़न चैनल है, मेन स्ट्रीम चैनल है, घरों में देखे जाते हैं, हमारी बहनें, माएँ, सब बच्चे बैठ के ये प्रोग्राम देखते हैं पॉलिटिकल। तो वो जिस तरीके से वो इशारे कर रहे थे, जिस तरीके के ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिस तरीके की ये किरदार कशी कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक है ये मामला। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वापस आते हैं तो हम अपने उस एक बहादुर इन्वेस्टिगेटर का जिक्र करेंगे, इरफान मंगी का जिक्र करेंगे, जिसने JIT में शामिल होने के बाद जो बड़ी सिसिलियन माफिया है उसके सरगना का जो एक खुफिया अकाउंट जिसमें लाखों डॉलर बाहर भेजे गए, जिससे कारोबार किए गए, और वो पैसे अभी तक नहीं मालूम हुआ कि उसकी ट्रेल क्या थी, उसका जिक्र करेंगे। उसको आज हटा दिया गया, क्यों हटाया, किसके कहने पर हटाया और मकसद क्या था, छोटे से वक्त के लिए।
वेलकम बैक नाजरीन। इरफान मंगी डीजी हैं पिंडी नैब के थे और JIT 5 रुकनी जिसने पनामा पेपर्स की इन्वेस्टिगेशन की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत, और बहुत कुछ उसमें निकला। उसमें वॉल्यूम वो भी है, स्पेशल 11 है जी वॉल्यूम फ़खर रहमान साहब, क्या वॉल्यूम 10 है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ, जिसमें बहुत राज सारे के सारे पड़े हुए हैं। और उसी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में नवाज़ शरीफ साहब का वो अकाउंट बरामद हुआ जिससे पता चला कि वो अपने बेटे की कंपनी में काम करते हैं। इसको नून लीग ने एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की भी कोशिश की, और नवाज़ शरीफ साहब बड़े फ़ख्र से ये कहते थे कि मैं अपने बेटे की कंपनी में नौकर था, अगर मैंने अपने बेटे की कंपनी में मुलाजमत की और तनख्वाह नहीं ली तो इस बुनियाद पर मुझे निकाला गया। हालांकि इस बुनियाद पर नहीं निकाला गया था। वो जो उन्होंने नौकरी की थी वो सिर्फ इसलिए की थी कि एक अकाउंट खोल सकें अपने नाम से उस अकामे की बुनियाद पर, और उस अकाउंट से लाखों डॉलर जो थे वो ट्रांसफ़र किए गए थे, जो बड़े बड़े बिजनेस सेटअप किए नवाज शरीफ साहब ने। और वो उस बात को छुपा जाते थे, लेकिन लोगों को धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए वो ये इतनी बात करते थे कि, और आम बंदा भी कहता था ओ लो जी ये तो बेटे की नौकरी में, बेटे की कंपनी में नौकरी करना कौन सी ऐसी बात है। ऐसा मामला इतना सादा नहीं था। वो सारी जो स्कीम थी, वाइट कॉलर क्राइम जो था, वो उसको अनर्थ करने में इरफान मंगी का एक बड़ा रोल था। वो उस टीम का हिस्सा थे और DG पिंडी, और इसीलिए सारे ये जो बड़े बड़े मुकदमे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, कराची में जहाँ पर ये जो सारी माफिया थी ये अपने आप को बचा लेती थी, और लाहौर में भी जो मुकदमे थे वो सारे फिर पिंडी शिफ्ट किए गए ताकि इरफान मंगी साहब ना सिर्फ उनकी तहकीकात कर सकें बल्कि यहाँ पे नैब उन्हें प्रोसिक्यूट भी कर सके। अब इरफान मंगी साहब को तब्दील कर दिया गया, उनसे कहा गया कि आप जाएं, बहुत हो गया, अब आप रिसर्च करें, कुछ तालीम हासिल करें मज़ीद, और वहाँ पर जाके आप काम करें। DG लाहौर को भी भेज दिया गया है जो शहजाद साहब हैं कि आप जाएँ, आप जाके वह भी आप इन्वायरमेंट देखें, कोई इसकी सारी करप्शन कैसे रोकनी है, क्या करना है। अदील वड़ाइच आप कवर करते रहे हैं नैब को भी और सब, और JIT को सुप्रीम कोर्ट में तो हम घंटों की बुनियाद पर दिनों पूरे सारा टाइम इकट्ठे रहे जब ये वो पनामा पेपर्स थे। तो मंगी साहब को हटाने के बाद अब जो ताबूत है नैब का उसमें आखिरी कील ठोक दी गई है। देखें, मंगी साहब बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर थे, लेकिन समी साहब आप ये देखें कि जो अभी हाल ही में इन्होंने नैब का कानून में तरमीम किया है, उसके बाद नैब को अमलन ताले लग गए हैं। अब मंगी साहब भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब मंगी साहब हों या मंगी साहब जैसा कोई और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर नैब में अगर कोई काम करना भी चाहे वो क्या कर सकता था। अब देखें, नैब में जब मूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत के तयन के हवाले से, और आप कहें कि जी अकाउंट में क्रेडिट बेशक अरबों रुपया क्रेडिट हो जाए, लेकिन अगर वो निकल गया है और इन्वेस्टिगेशन की तारीख पे उस पर 10 रुपए पड़े हैं तो आप 10 रुपए का हिसाब लेंगे। उसके बाद आपने वॉल्यूम 10 का जिक्र किया। वॉल्यूम 10 क्या है? म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से ये मंगी साहब, इनकी सारी टीम ये चीजें सामने लेकर आई थी, और उस कानून में आप ये लिख दें कि बैरून मुल्क से आने वाला कोई एविडेंस जो है वो किसी भी तफ्तीश में वो काबिल कबूल नहीं होगा। उसके बाद नैब की हैसियत क्या रह गई? नैब के तो पर काट दिए गए, इसके तो दांत निकाल दिए गए। फिर आप ये कहें कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स में, जो कि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम होता है व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना, और इसमें आप ये कहें कि जी बारे सबूत नैब ने लेकर आना है। आप नहीं पूछ सकते किसी ने अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज बना ली हैं। हालांकि दुनिया भर में तरीकाकार राइज ये है कि जो शख्स भी जायदाद बनाता है, अपने असासे बनाता है, उसको मनी ट्रेल देनी पड़ती है। ये चैप्टर ही क्लोज कर दिया गया है। फिर FBR का कानून ये कहता है कि जो इनकम है या इनकमिंग आपके अकाउंट में है वो आपका एक एसेट है, उसमें आपने बताना है कि आया क्यों है, चाहे आप किसी से उधार ले रहे हैं या आप वैसे आपके अकाउंट में आ रहा है। इस तरह ये तो कहते हैं ना, हमें पता नहीं चलता हमारे अकाउंट में रकम कहां से आ जाती है। उस कानून में ये लिखा गया है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को एसेट के तौर पर नहीं लिया जाएगा। जिस दिन इंक्वायरी शुरू होगी उस दिन चाहे उसमें 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 10,000 है, उसका आप हिसाब मांग सकेंगे। उसके बाद तो अमलन नैब खत्म होकर रह गया था। अब ये जो मंगी साहब वाला मामला है, इस पे भी आप सुना है जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो अभी तकर्रुर तबादले हुए हैं, उन्होंने कहा है जी, उनको इलेक्शन कमीशन ने इसका बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा जी इस पे नोटिस लिया, ये आपको तकर्रुर तबादले अभी नहीं करने चाहिए थे।
हालांकि जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस लेने की जो दीगर चीजें हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं और वहां पर जो असर और रसूख इस्तेमाल हो रहा है, उस पर अभी तक मुझे तो कोई नोटिस नजर नहीं आया। बहरहाल इसमें मेरी नैब के हुकाम से भी बात हुई है। नैब के हुकाम कह रहे हैं कि ये जो तकर्रुर तबादले किए गए हैं, जो अभी चेयरमैन की अदम मौजूदगी में, जो चूंकि ज़ाहिर शाह साहब के पास चार्ज है, तो वो इसे मामूल के तबादले करार दे रहे हैं, ये करार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अदील साहब आप बड़े भोले आदमी हैं, तो वो क्या आपसे कहेंगे कि ये गैर मामूली तकर्रुर तबादले हैं? देख लें अब कि इसमें बहरहाल इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस है, हम मानते हैं कि बताया जा रहा है कि मानते हैं। वो राजा सिकंदर साहब जो हैं बड़े खफा हो जाते हैं। FIA वाले भी हमसे पूछते हैं आके और कहते हैं जी आप ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरियाँ, और बड़ा पढ़ के सुनाते हैं। फिर वो वहाँ पर अदालत में कोई अगर हमने कोई इधर उधर कोई सवाल किया हुआ है तो वो ख़ास तौर पर अदालतों के हवाले से कोई बात हो तो उसको भी, लेकिन अल्लाह भला करे चीफ़ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का, बड़े समझदार और ज़ीरक आदमी हैं और कानून को पूरी तरह समझते हैं। तो वो FIA जो जिस तरीके से फंसाने की और ये इस तरह की कोशिश करती है ना, उस पर वो उनको सुना देते हैं कि जाएं पहले कोई मुझे बताएं कि जुर्म कौन सा बनता है। फ़खर रहमान, ये सारी सूरत हाल अब जो चलें भले सिम्बॉलिक ही थे, सही कह रहे हैं अदील वड़ाइच, कानून में तब्दीली के बाद कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन जिस तरह हमारे आरिफ अलवी साहब के पास भले कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन वो ऑर्डिनेंस तो भेज देते हैं ना वापस लेजिस्लेशन को कि चलो मैं इस बेईमानी में हिस्सेदार नहीं बनता। तो मंगी साहब भी अगर मौजूद रहते अपनी सीट पर तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क, बंदे जब ईमानदार सीटों पर बैठे हों तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क डालते ही हैं ना। नहीं समीर साहब, ये जो इन्होंने तब्दीली की है ना, उसको बताने के लिए की है कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो फिर आपको ये नताइज भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एंगल लिया मुझे, क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया कि ये बताने के लिए कि मंगी तुम नहीं रहोगे, जिस तरह जरदारी साहब ये कहते थे कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, हम तो हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये नैब की ईंट से ईंट बजा दी गई है, इरफान मंगी की भी ईंट से ईंट बजा के मैसेज दिया गया पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, इन्वेस्टिगेटर्स को कि बिल्कुल खबरदार, वी आर अनटचेबल्स, मत देखिएगा हमारी तरफ। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन हम आपको ज़रूर देखते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।